प्रिय छात्रों नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने तापमान का पौधों पर प्रभाव, जल एवं वर्षा के बारे में अध्ययन किया और हमने आपको बताया था कि वायुमंडल में जो जल है वो 6 रूपों में उपस्थित होता है। कौन कौन से 6 रूप थे? जिसमें हमने आपको शुद्ध जल, समुद्री जल, भूमिगत जल, बर्फ, बाष्प और देह जल, बॉडी वाटर के बारे में बताया था कि वायुमंडल में जल जो है वो 6 रूपों में उपस्थित होता है। फिर हमने बात की थी जल चक्र की और बताया था कि पृथ्वी पर जल आपूर्ति जो है वो जल चक्र के द्वारा होती है। इसके बाद बात हुई थी जल का पौधों पर प्रभाव देखा गया था। तो हमने बताया था कि जल की अधिकता में उत्पन्न होने वाले पौधे इनको कहा गया था जलोदभिद। फिर हमने आपको बताया था कि औसत जल में उत्पन्न होने वाले पौधे, तो औसत जल में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है समोदभिद। फिर हमने बताया था आपको जल की कमी में उत्पन्न होने वाले पौधे जो जल की कमी में पौधे उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है मरोदभिद। यहाँ तक हम लोगों का अध्ययन हुआ था। इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको नमी के बारे में भी बताया था। आज बात करेंगे वायु के बारे में, एयर। ठीक, तो वायु जो है वो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में, ध्यान रखेंगे, क्षोभ मंडल में उपस्थित गैसों का मिश्रण है। गैसों का मिश्रण है। क्षोभ मंडल में उपस्थित गैसों का मिश्रण है। अब वायु में जब गैसें मिश्रित हैं तो कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मिश्रित हैं? तो ऑक्सीजन जो है वो होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 0.03%, नाइट्रोजन जो है वो होती है 78%। इन तीनों को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें जलवाष्प उपस्थित होता है। जलवाष्प, तो जलवाष्प की यदि मात्रा पूछी जाए तो 0.05 से 1% तक जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती है। इसके अलावा वायु में धूल के कण, ठीक है, और अन्य घटक भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि क्षोभ मंडल में, जो हमारा वायुमंडल है उसके क्षोभ मंडल में उपस्थित गैसों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? वायु। अब वायु में ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और नाइट्रोजन है 78%।
इसके अलावा जलवाष्प जो है वो होता है 0.05 से लेके 1% तक उपस्थित होता है, और धूल के कण तथा अन्य घटकों का जो मिश्रण है वही कहलाता है वायु। ठीक है। अब वायु की जो क्षैतिज गति है, ध्यान रखेंगे इसको, वायु की जो क्षैतिज गति है उसको कहा जाता है हवा। वायु की क्षैतिज गति को हवा, विंड कहा जाता है। बहुत अच्छी चीज तो यहां समझेंगे थोड़ा सा, वायु और हवा में क्या अंतर होता है। तो वायु क्या था, गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, जबकि हवा क्या है, वायु की क्षैतिज गति। दोनों में अंतर समझ में आता है कि वायु गैसों का मिश्रण है, जबकि हवा जो है वो वायु की क्षैतिज गति होती है। और हवा जो है क्षैतिज रूप से वायु दाब के जो अंतर होता है वायु दाब का, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है। जो वायु का दाबांतर है उसके आधार पर ये चलती है। और वायु जो है हमेशा अधिक दाब वाले क्षेत्र से, हवा जो है, वायु जो एयर है, आपकी विंड है, हवा जो है वो हमेशा अधिक दाब वाले, जिधर अधिक दाब होगा वाले क्षेत्रों से कम दाब वाले क्षेत्रों, ठीक है, कम दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि हवा जो है या वायु का इसका पर्याय है, तो कभी कभी पूछ देते हैं वायु की गति किधर से किधर होती है, हवा की गति किधर से किधर है, तो अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर होती है। ठीक है। बात करते हैं कि वायु के कारण आखिर प्रभाव क्या होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पारिस्थितिकी में। वायु के कारण उत्पन्न प्रभाव, वायु के कारण उत्पन्न प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव ऐसे हैं जो वायु के कारण उत्पन्न होते हैं। तो देखो, अगर हवा तेज चलने लगे, ये हम पिछली कक्षा में भी बता चुके हैं कि यदि तेज हवा चलने लगे तो पौधों की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हवा तेज होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो बढ़ने लगती है धीरे धीरे। ठीक है। लेकिन अगर अधिक तेज हवा चलने लगे तो स्टोमाटा बंद होने लगते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की दर घटने भी लगती है। लेकिन जो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, जहाँ तेज हवाएं चलती रहती हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तेज हवाओं से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन अधिक तेज हो जाए तो वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। ठीक है। जिससे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगला काम, तेज हवाओं अगर चल रही हैं तेज हवाएं, तो तेज हवाओं के चलने पर पेड़ पौधे तथा उनकी शाखाएं के टूटने का भी डर रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं तेज हवाओं के चलने पर, तेज हवाओं के
चलने पर पेड़ पौधों की शाखाएं टूट सकती हैं। ठीक है, अगला प्रभाव क्या पड़ता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अगला प्रभाव है कि पौधों में तेज हवाओं के कारण तना एक तरफ झुक जाता है। जब एक तरफ झुक जाता है तो हवा के एक ही दिशा में चलने के कारण पौधों की जो शाखाओं की वृद्धि है वो भी एक ही दिशा में होती है, एक ही तरफ होती है, और इनमें एक ही तरफ शाखाएं निकलती हैं अधिकतर। तो ऐसे वृक्षों को ध्वज वृक्ष भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तेज हवाओं के कारण ध्वज वृक्षों का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वज वृक्षों का निर्माण होता है। कैसे? मान लो कोई तेज हवा एक दिशा में चल रही है, बात करते थोड़ा सा देखते हैं इसको। एक ही दिशा में मान लो ये वृक्ष है कोई, और तेज हवा के कारण ये इस तरफ झुक गया, और तेज हवाएं चलने के कारण इनके वृक्ष जो है वो भी एक ही साइड को जो शाखाएं हैं वो डेवलप कर जाती हैं। तो ऐसे वृक्षों को नाम दिया जाता है ध्वज वृक्ष। तो हम कह सकते हैं कि तेज हवाओं के कारण ही ध्वज वृक्षों का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमने आपको कारक पढ़ा रहे थे पारिस्थितिकी में, तो कारकों में 4 कारकों की हम लोगों ने बात की थी। पहला कारक था जलवायवीय कारक, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वाष्पोत्सर्जन है और आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, जल वायु इनकी प्रभाव, ये सब बताया। दूसरा कारक है स्थलाकृति कारक, तीसरा कारक होता है मृदीय कारक, और चौथा कारक होता है जैविक कारक। तो पहला कारक जो अपना जलवायवीय कारक है वो समाप्त हुआ। अब बात करते हैं स्थलाकृति कारक। स्थलाकृति कारक, ठीक, स्थलाकृति कारक की बात करते हैं। तो स्थलाकृति कारक में पढ़ेंगे हम क्या क्या? स्थान की ऊंचाई, पर्वतों तथा ढलानों की दिशा, और खुलाव यानी कि खुले स्थानों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्थान की ऊंचाई। स्थान की ऊंचाई, ठीक है। स्थान की ऊंचाई में बात करें तो स्थान की ऊंचाई का जो सीधा सीधा संबंध है वो तापक्रम से होता है। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि स्थान की ऊंचाई का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो स्थान की ऊंचाई का जो संबंध है, स्थान की ऊंचाई का संबंध तापक्रम से होता है। तापक्रम से होता है, ठीक। कैसे होता है देखें, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापक्रम जो है कम होता जाता है, तथा ऊंचे स्थानों पर जब तापक्रम कम हो जाता है तो इसी का कारण ये है कि ऊंचे स्थानों पर वर्षा भी अधिक होती है। जब वर्षा अधिक होगी तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो तापमान और वर्षा का संयुक्त प्रभाव दिखाती है। मतलब कहने का कि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? तापमान जो अपना टेम्परेचर है, तापमान कम होता जाता है। तथा जब तापमान कम होता जाता है तो क्या होगा? ऊंचे स्थानों पर वर्षा भी अधिक होती है। ऊंचे स्थानों पर
वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन स्थानों पर जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति पर ताप और वर्षा का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलता है। यहां पर पाई जाने वाली वनस्पति पर तापमान तथा वर्षा का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलता है। संयुक्त प्रभाव देखने को मिलता है। अब टेम्परेचर कैसे गिरता है, क्या होता है? तो देखो, पहाड़ों की प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ें, कितने 1000 मीटर की ऊंचाई पर अगर बढ़ते हैं तो तापमान में जो है 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे, सीटेट से रिलेटेड प्रश्न है, पूछा गया है कि पहाड़ों पर प्रत्येक 1000 मीटर, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर बढ़ जाएंगे, 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान रखेंगे, 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। या पहाड़ों पे ना पूछें तो ये पूछ दें ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना प्रभाव पड़ता है, तो कितना प्रभाव पड़ता है? 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की। तो हमने कहा था इसमें हम पर्वतों तथा ढलानों की दिशा के बारे में बात करेंगे। तो पर्वतों तथा ढलानों की दिशा, ठीक है, क्या कहती है पर्वत तथा ढलान की दिशा? तो देखो, पर्वतों की जो दिशा है उससे वर्षा, वायु तथा प्रकाश तीनों कारक प्रभावित होते हैं। तो प्रश्न आता है कि पर्वतों की ढलान से कौन प्रभावित होता है? तो 3 चीजें प्रभावित होती हैं। तो पर्वतों की दिशा से वर्षा, ठीक है, पहला काम, वायु तथा प्रकाश, ठीक है, प्रभावित होता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो हमारे देश के जो पर्वतों की दक्षिणी ढलान को उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, हमारे देशों में या हमारे देश में अपने ही देश की बात करें, देश कि पर्वतों की 2 ढलान है, दक्षिणी ढलानों को उत्तरी ढलानों, ठीक है, उत्तर दक्षिण की बात कर रहे, उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के जो पर्वतों की दक्षिणी ढलानों को जो है उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। जब अधिक प्रकाश प्राप्त होगा तो उत्तरी ढलानों में वनस्पति प्रचुर मात्रा में तथा दक्षिणी ढलानों पर केवल मरोदभिद वनस्पति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि दक्षिणी ढलानों पर क्या प्रकाश अधिक है। जब प्रकाश अधिक होगा तो तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो जल का वाष्पोत्सर्जन, यानी जल की कमी होगी, जल की कमी होगी तो कौन से मरोदभिद वनस्पति पाई जाएगी। तो फलस्वरूप
फलस्वरूप क्या हो जाएगा, उत्तरी ढलानों में वनस्पति क्या होगी, वनस्पति प्रचुर मात्रा में तथा दक्षिणी ढलानों पर केवल मरोदभिद, जो जल की कमी के कारण होते हैं, मरोदभिद वृक्ष या मरोदभिद वन पाए जाते हैं या वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए उत्तर में खड़ा हिमालय, हिमालय पे बहुत अच्छी वनस्पतियां पाई जाती हैं, और दक्षिण में क्या है, सागर है, तो वहाँ पर कम वनस्पति है, मरोदभिद पौधे हैं उस साइड में। क्यों हैं, क्योंकि हमारे देश की जो पर्वत की ढलान है वो दक्षिणी ढलानों को उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। बात करते हैं खुलावपन की। खुलाव या खुलापन, ठीक है। जो स्थान खुले में होंगे तो वहाँ क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, वायु उचित मात्रा में उपलब्ध होगी। जब प्रकाश और वायु दोनों उचित मात्रा में उपलब्ध होंगे तो वहाँ पर सघन वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, चाहे वहाँ मैदान हो या पहाड़ हो। ठीक है, खुले में क्या होगा, जो स्थान खुले होंगे, सीधा सिद्धांत, जो स्थान खुले होंगे वहाँ पर प्रकाश एवं वायु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी, तथा वहाँ पर सघन वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, सघन वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, चाहे पहाड़ हों या खुले मैदान हों। तीसरे कारक की बात करते हैं। पहला कारक जलवायुवीय कारक हो गया, दूसरा कारक है आपका हो गया, तीसरा कारक है मृदीय कारक। कौन सा है, मृदीय कारक। तीसरा कारक है अपना मृदीय कारक। तो देखो, मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से है। किससे है, सोलम शब्द से। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से है। ठीक है, किससे है, सोलम शब्द से, जिसका अर्थ होता है मिट्टी या जिसमें पौधे उग सकते हों। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, मिट्टी या जिसमें पौधे उग सकते हों, जिसमें पौधे उग सकते हों। ठीक है, सोलम शब्द ध्यान रखें। अब मृदा जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह कहलाती है, जिसमें क्या है, खनिज पदार्थ हैं और कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और पौधों और जंतुओं के लिए ये एक प्राकृतिक आवास के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ से ये आता है, मृदा का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। तो मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी या इडेफोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी
कहीं कहीं पेडोलॉजी भी लिखा होता, पीडोलॉजी या इडेफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं मृदा के निर्माण की कि आखिर ये मृदा का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, मृदा का निर्माण। ठीक है, तो मृदा के निर्माण की जो संपूर्ण क्रिया है, इस क्रिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, दो हिस्सों में, एक अपक्षय वेदरिंग के द्वारा, ठीक है, और दूसरा मृदा का परिवर्धन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपक्षय की, मतलब टूट टूट के जब मृदा बनती है। ठीक है, अपक्षय, तो अपक्षय जो है ये क्रिया तीन प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन? भौतिक, रासायनिक और जैविक। अपक्षय क्रिया जो है तीन तरह से होती है पूर्ण: भौतिक, रासायनिक और जैविक। ठीक है, तीन तरह से पूरी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अपक्षय की, भौतिक अपक्षय की। ठीक है, अगर हम भौतिक अपक्षय की बात करें तो क्या है, इस विधि में जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में और अंत में बहुत ही सूक्ष्म कणों में टूटकर बदल जाती हैं। क्या होता है भौतिक अपक्षय में? इस विधि में बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों तथा अंत में अति सूक्ष्म कणों में बदल जाती है। ठीक है, दूसरा है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय में क्या होता है? तो ये क्रिया जो रासायनिक अपक्षय है ये भौतिक अपक्षय के साथ साथ में या बाद में ही जो सूक्ष्म कण बने हैं उनका रासायनिक अपक्षय होता है, जिसके फलस्वरूप जो खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं, जो खनिज लवण पाए जाते हैं, उनके जटिल कण बन जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी आपके खनिज लवण हैं, खनिज लवण हैं जटिल कणों में बदल जाते हैं। ठीक है, ये क्रिया या तो साथ साथ में होती हैं दोनों, या कुछ समयोपरांत होंगी, लेकिन होगा क्या कि खनिज लवण जो हैं, खनिज लवण जो हैं आपके जटिल कणों में बदल जाते हैं। तीसरी क्रिया है आपकी जैविक अपक्षय। ठीक है, जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय। ठीक है, तो जैविक अपक्षय में क्या होता है, इस विधि में जो है जैविक कारक जैसे वनस्पति हैं, जंतु हैं, मानव हैं की क्रियाएं जो हैं चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय को बढ़ाती हैं। जैसे खुली हुई चट्टानों पर उगने वाले क्रस्टोज लाइकेन जो हैं, क्रस्टोज लाइकेन जो हैं ये कार्बोनिक अम्ल, किस अम्ल का ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा है, कार्बोनिक अम्ल पूछा गया है। क्रस्टोज लाइकेन किस अम्ल का श्रावण करते हैं? तो कार्बोनिक अम्ल का। और क्रस्टोज लाइकेन पाए कहाँ पे जाते हैं? खुली हुई चट्टानों पर या नंगी चट्टानों पर। ठीक है, और अन्य रासायनिक पदार्थों का ये जब श्रावण करते हैं लाइकेन,
तो ये पदार्थ रासायनिक अपक्षय में भी सहायक हो जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है मृदा के परिवर्धन की, कि मृदा का परिवर्धन क्या है। ठीक है, बात करते हैं मृदा का परिवर्धन। मृदा का परिवर्धन, तो मृदा का परिवर्धन जो है, इसी परिवर्धन को कहा जाता है मृदा जनन या मृदा परिपक्वन। इसका अगला नाम है मृदा जनन या मृदा परिपक्वन है। सॉइल मैच्योरिटी, सॉइल मैच्योर हो गई। ठीक है, क्या होता है कि चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप जो कण बनते हैं, उन कणों में जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन ये प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद इसके अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जब विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को ये संपन्न करते हैं तो उससे कार्बनिक और अकार्बनिक कई तरह के पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, क्या मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि चट्टानों के जो बारीक कण हैं उनके अंदर जो है जीवाणु हैं, कवक हैं, शैवाल हैं, लाइकेन हैं, ये प्रवेश कर गए, और जब प्रवेश कर गए तो ये यहाँ पे जैविक क्रियाएं करेंगे। जब जैविक क्रियाएं करेंगे तो उन जैविक क्रियाओं से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। यही क्रिया कहलाती है मृदा का परिवर्धन। अब पारिस्थितिकी के आधार पर अगर बात की जाए तो मृदा जो है कई प्रकार की होती है। जैसे पारिस्थितिकी के आधार पर मृदा, पारिस्थितिकी के आधार पर मृदा कौन कौन से प्रकार की होती है पारिस्थितिकी के आधार पर मृदा? तो सबसे पहले बात करते हैं अवशिष्ट मिट्टी की। अवशिष्ट मिट्टी क्या होती है? अवशिष्ट मिट्टी तो जो मिट्टी जहां बनी उसी स्थान पर पड़ी रहे, जो मिट्टी बनने वाले स्थान पर ही पड़ी रहे, ऐसी मिट्टी को कहा जाता है अवशिष्ट मिट्टी। दूसरी होती है वहित मिट्टी। वहित मिट्टी क्या होती है? वहित मिट्टी कि जो मिट्टी जिस स्थान पे बनी है वहां से बहकर आई हुई मिट्टी हो। मिट्टी बनने वाले स्थान से, मिट्टी बनने वाले स्थान से बहकर, ठीक है, बहेगी किसके साथ? जल के साथ। बहकर आई हुई मिट्टी होती है, आई हुई मिट्टी होती है। ठीक है, बहत मतलब बही हुई। फिर होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी जो मिट्टी जल द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचे। जो मिट्टी जल द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचे। ठीक है, बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचे, ये आती है दूसरे स्थान से, वहत मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो जल के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। चौथी होती है वातोड़। वातोड़ मिट्टी, वातोड़ माने वायु, वातोड़ से संबंध होता है वायु से। तो जो मिट्टी वायु द्वारा उड़कर, जो मिट्टी वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचे, इसको कहा जाता है वातोड़ मिट्टी। वायु द्वारा, ये जल द्वारा, ये मिट्टी बनने वाले स्थान से बहकर आई हुई मिट्टी, ये मिट्टी जो मिट्टी बनने वाले स्थान पर ही पड़ी रहे। और पांचवी होती है आपकी
सैल या मलवा मिट्टी, शैल या मलवा मिट्टी, ठीक है। ये क्या है? तो जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा, जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अब ध्यान रखें कि पारिस्थितिकी के आधार पर मृदा कितनी है? 5 प्रकार की। पहली अवशिष्ट मिट्टी, यानी कि जहां बनी वहीं पड़ी रहे। दूसरी है वहत मिट्टी, जो मिट्टी बनने वाले स्थान से बहकर आई हुई मिट्टी हो जाए। फिर है जलोढ़ मिट्टी, जो जल के द्वारा बहे, यहां हमने जल को विशेष नहीं माना है, बस आ जाए किसी तरह बह बवा के, ठीक है। फिर है बातोड़ मिट्टी, जो वायु के द्वारा आए। सैल या मलवा, जो पृथ्वी के आकर्षण, प्रश्न आ जाता है, जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, कौन सी कहलाती? तो सैल या मलवा मिट्टी कहलाती है।